हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो है आपका जो 2024 का सैंपल पेपर है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आता है। ठीक है, तो ये आपको एज ए सैंपल पेपर आपको दिया गया है। इसी तरीके का आपका इस साल जो है प्रश्न पत्र आए, तो आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में। ठीक है, ये आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2024 का। इसका है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, समय कितना है 3 घंटा और पूर्णांक कितने का है ये जो है 70 मार्क्स का प्रश्न पत्र है। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न है, यानी आपको इस क्वेश्चन पेपर में 26 प्रश्न दिए गए हैं और सारे के सारे जो प्रश्न है वो क्या है, अनिवार्य है यानी जरूरी है। प्रश्न संख्या 1 में खंड में 10 खंड है, यानी फर्स्ट जो प्रश्न है उसमें आपके पास 10 पार्ट है। प्रत्येक खंड बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें प्रत्येक प्रश्न के के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। अब क्या कहा गया है कि हर एक जो 10 क्वेश्चन है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसमें हर एक प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, 4 विकल्प। ठीक है, पहले प्रश्न में 10 खंड है, 10 खंडों में क्या दिया गया है, हर एक जो प्रश्न है उसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, उसे आपको अपनी जो है जो आपकी बुक कॉपी है, जो आपकी आंसर शीट है उसमें आप लिखेंगे। प्रत्येक खंड में पूछा गया प्रश्न 1 अंक का है। और क्या कहा गया है कि हर एक जो खंड है उसमें आपका जो प्रश्न है वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स। तीसरा पॉइंट है आपका प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के है, यानी 2 से 5 तक जो आपके प्रश्न है वो कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, और इसी तरीके से अगर हम 6 से 15 तक के प्रश्नों की बात करें तो हर एक प्रश्न कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। प्रत्येक संख्या 16 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इसी तरीके से 16 से 23 तक जो प्रश्न है वो कितने अंक के हैं, 3 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 24 से 26 प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं, और 24 से 26 से कितने मार्क्स के हैं, 4 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 26 केस स्टडी पर आधारित। इसी तरीके से 26वां जो आपका प्रश्न है वो केस स्टडी पर आधारित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताया गया है कि आपके प्रश्न पत्र में केस स्टडी भी आएगा, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो आपको जो है जितने आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पूरे आपके सिलेबस से मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको केस स्टडी भी यहाँ पे पढ़ना। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में समग्र में कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्न, 3 अंकों वाले 3 प्रश्न में और 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प ही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका प्रश्न पत्र है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको बाहरी तौर पे कोई भी विकल्प नहीं मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपके 2 अंक के 2 प्रश्न है, 3 अंक के 3, 4 अंक के 2 प्रश्न है, इनमें आपको क्या दिया गया है, आंतरिक विकल्प। यानी आपको क्या कहा गया है, मान लीजिए आपका प्रश्न नंबर 16 क्या है, एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको आंतरिक विकल्प दिया। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या होगा, आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है, फिर लिखा जाएगा अथवा, और फिर दूसरा प्रश्न, यानी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, बीच में अथवा लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। नेक्स्ट है फिर कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है, यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जहां आवश्यक हो आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों का उपयोग कर सकते हैं। जहां पे भी आपको जरूरी है वहां पे आप इनमें से जो आपके नियतांक है, कांस्टेंट्स हैं, इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि C की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁸, H क्या है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इसी तरीके से E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम है। म्यू नॉट की वैल्यू है
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है, मीटर पर एम्पियर। बोल्ट्जमैन नियतांक दिया गया है, के का मान कितना है 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन। नेक्स्ट जूल पर केल्विन। नेक्स्ट है आपका एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर दिया गया है, ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूट्रॉनों की संहिता यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन mn 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन की संहिता me कितना मान है 9.1 इंटू 10⁻31। रिडबर्ग नियतांक r, तो इसका मान है 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। There are in all 26 questions in this question paper. All questions are compulsory. There are 10 parts in question number 1. Each part is a multiple choice question. Here 4 options are given in each question. Write the correct option in your answer book. The question asked in each section carries 1 marks. Third point है question number 2 to 5 carry 1 marks each. Question number 6 to 15 carry 2 marks each. Question number 16 to 23 carry 3 marks each. And question number 26 to 28 carry 4 marks each. Question number 28 is based on case study, यानी जो आपका 28वां क्वेश्चन है वो क्या है case study. There is no overall choice in question paper. However, an internal choice has been given in 2 questions of 2 marks, 3 questions of 3 marks, and all questions of 4 marks each. You have to attempt only one of the given choices in such question. Fifth point है use of calculator is not permitted. Sixth point है you may use following values of physical constant wherever necessary. C की वैल्यू दी गई है, C का मान 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। H प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K 1.381 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। एवोगैड्रो नंबर Na दिया गया है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me 9.1 इंटू 10⁻31 kg। रिडबर्ग कांस्टेंट R 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ये सारे निर्देश यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे आपके निर्देश हैं। अब इसके बाद आपके प्रश्न है, देख लेते हैं। जैसे कि आपको कहा गया है कि पहला प्रश्न क्या है मल्टीपल चॉइस, तो आप देख सकते हैं आपके जो फर्स्ट प्रश्न है 1 2 3 4, ठीक है, आपके देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 6 7, ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है और ये आपके क्या है सारे के सारे मल्टीपल चॉइस है, देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपके आगे के प्रश्न। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्नों की कि आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये अब हम देखें। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है, जब इसे लघुपथित करते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगी। क्या कहा गया है, एक सेल है, ठीक है, उस सेल का आपको विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ दिया कितना है E वोल्ट, ठीक है। अब क्या कहा है कि इसे क्या कर दिया गया है लघुपथित, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया है। तो आपको इसका टर्मिनल वोल्टेज बताना है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है। EMF of a cell is E volt. When it is short circuited, its terminal voltage will be. तो यहाँ पे EMF दिया गया है, विद्युत वाहक बल कितना है E वोल्ट, E वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया। अब अगर हम बात करें ऐसे सर्किट के जो कि लघुपथित है,
या शॉर्ट सर्किटेड है, इस केस में जो करंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। जब भी आपका जो है जो आपका सर्किट होता है, जब भी आपका जो सर्किट होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है या लघुपथित होता है, तो वहां पे आई का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आई का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब जब भी आई का मान आपका 0 होगा तो आपका ई का मान भी यहाँ पे, ये जो आपका वी है, टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, वी का मान भी इस केस में या इस सर्किट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, जब भी हम ओम्स लॉ की बात करते हैं। और जब आपका करंट ही जो 0 होगा सर्किट में, तो आपका जो वी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला है ई वोल्ट, दूसरा है E/2 वोल्ट, तीसरा है 0 वोल्ट और चौथा है E/3। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। और जैसे कि अभी हमने बात करी कि सर्किट कैसा है, लघुपथित, शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड है, लघुपथित है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो आपका सर्किट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो आपकी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी सी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सी यानी सी। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है एक्स-रे यानी एक्स किरण, बी है वाई जो है गामा रे यानी गामा किरण। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका गामा है, नेक्स्ट है आपका बीटा किरणें, और डी है अवरक्त यानी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रे, फर्स्ट है एक्स, सेकेंड है गामा, सी है बीटा और डी क्या है, इंफ्रारेड रे। तो यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इन चारों ऑप्शंस की, तो अगर हम एक्सरे की बात करें, गामा रे की बात करें और इंफ्रारेड की बात करें, तो ये सारी की सारी जो रेज हैं, किरणें हैं, वो आपको ईएम स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें देखने को मिलती है। वही जब आप बीटा किरणों की बात करते हैं तो ये आपको रेडियो एक्टिव मैटर में, ठीक है, दिखाई देती है, उसमें उत्सर्जित होती है। जहाँ पे आप बीटा डीके की बात करते हैं, तो यानी अगर हम बीटा रेस की बात करें तो ये आपके ईएम वेव्स का पार्ट नहीं, जैसे आपका अल्फा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, तो ये आपका इसकी पार्ट नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर की, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी बीटा किरणें यानी बीटा रेस। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित प्रयोग में अपतित प्रकाश की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए। यानी अगर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम डबल कर, दुगनी कर, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित प्रयोग में अपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना करने पर निरोधी विभव हो जाएगा। यानी आपको क्या बताना है कि जो आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो कितना हो जाए। तो यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट related to photoelectric effect on doubling the frequency of the incident light, the retarding potential becomes। पहला है आपका ऑप्शन दुगना यानी डबल हो जाएगा, दूसरा है हाफ यानी आधा, तीसरा है दोगुना से अधिक और चौथा है आपका दुगने से। पहला क्या है, दुगना यानी डबल हो जाएगा, दूसरा क्या है, हाफ यानी आधा हो जाएगा, तीसरा दुगने से ज्यादा, ठीक है, डबल होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेस देन डबल, डबल से थोड़ा कम। ठीक है, तो
यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए हम, हमारा जो फॉर्मूला है E V नॉट बराबर H न्यू माइनस W। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया है। E V नॉट बराबर H न्यू माइनस W। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है। अब क्या कहा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्या कर दिया, चेंज करा, डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी डबल कर दी है। ठीक है, तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो E V नॉट इक्वल्स टू H 2H न्यू माइनस W। या V नॉट की बात करें तो V नॉट बराबर 2H न्यू अपॉन E माइनस W अपॉन E। ठीक है, W अपॉन E। अब यहाँ पे अगर हम V नॉट की बात करें तो V नॉट बराबर 2H न्यू अपॉन E। ठीक है, ये आएगा, इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस कर लीजिए, माइनस 2W अपॉन E प्लस W अपॉन E। V नॉट इक्वल्स टू 2H न्यू अपॉन E माइनस 2W अपॉन E प्लस W अपॉन E। तो ये आपका इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा V नॉट इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा H न्यू अपॉन E माइनस W अपॉन E प्लस W अपॉन E। ठीक है, W अपॉन E। अब हम क्या कर सकते हैं, H न्यू अपॉन E माइनस W अपॉन E को क्या लिख सकते हैं, हम V नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो V नॉट प्लस इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ V नॉट, या इसे आप V डैश ही लिख लीजिए। ठीक है, हमने ट्वाइस किया, यहाँ पे आपका जो है V ले लेते हैं। ठीक है, V नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपका V आएगा क्योंकि हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी चेंज की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये V ही आएगा, आप इसे V ही रखेंगे। ठीक है, तो V बराबर 2, इसकी जगह V नॉट प्लस W अपॉन E आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल आया है वो दुगने से ज्यादा है। ठीक है, डबल के साथ प्लस WE हो रहा है, दुगने से ज्यादा है। ठीक है, जो हमारा नया वाला है वो V हमने लिया है। ठीक है, या V नॉट डैश आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, V नॉट डैश ले लीजिए, चाहे V ले लीजिए। ठीक है, V नॉट डैश ले लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो V नॉट डैश जो है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ V नॉट प्लस WE। तो आप देख सकते हैं दुगने का क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, तो दुगने का ज्यादा हो गया, डबल से ज्यादा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा मोर देन डबल, यानी दुगने से अधिक, यानी आपका ऑप्शन नंबर, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे ये हमने इनिशियल स्टेज में लिया है जब हमने फ्रीक्वेंसी को न्यू लिया है। ये जो इक्वेशन है वो आपकी जो है तब हमने ली है जब हम फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या करते थे, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप V नॉट डैश ले सकते हैं या V ले सकते हैं, हमें बस क्या निकालना है यहाँ पे, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न जो कि फोर्थ है, चौथा प्रश्न है। 3 पदार्थों के ऊर्जा बैंड निम्न चित्र में दिए गए हैं। एनर्जी बैंड ऑफ 3 सब्सटेंसेस आर शोन इन फॉलोइंग फिगर। यानी यहाँ पे आपके पास जो है 3 एनर्जी बैंड दिए गए हैं। ठीक है, और आपको बताना है ये एनर्जी बैंड कौन कौन से। पदार्थों के नाम बताने हैं। पहला है चालक, अर्धचालक और कुचालक। ठीक है, पहला कंडक्टर दिया गया है, दूसरा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, और तीसरा कुचालक यानी इंसुलेटर। बी है अर्धचालक, कुचालक, चालक यानी सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तीसरा है कुचालक, चालक, अर्धचालक यानी इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। और डी है कुचालक, अर्धचालक, चालक यानी सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब यहाँ पे अगर हम बैंड थ्योरी देखें, ठीक है, बैंड थ्योरी देखें तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब भी आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के दोनों जो है
पास में होते हैं या कुछ इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो काफी आसानी से हो जाता है। यानी आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके के जो आपकी बीच में एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है। और इस प्रकार का जो आपका ये एनर्जी बैंड जो ग्राफ होता है ये किसका होता है, आपका चालक का, यानी कंडक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें एनर्जी जो है 3 से कम। यहाँ पे क्या हो रखा है, आपके पास कंडक्शन और वैलेंस बैंड है और दोनों के बीच में कुछ गैप, वैलेंस और कंडक्शन बैंड है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, कुछ गैप है, कुछ जो है एनर्जी गैप है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके एक बैंड से दूसरे बैंड में चले जाते हैं, या थोड़ा और एनर्जी देंगे तो वो आसानी से आपके पास हो जाए। तो इस प्रकार का जो ये आपका है बैंड, ये जो है आपका सेमीकंडक्टर्स का है। किसका है, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, ठीक है, यानी अर्धचालक। क्या बोलते हैं आप उसे, अर्धचालक, अर्धचालक। नेक्स्ट फर्स्ट वाले बैंड की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका बैंड है वो एनर्जी बैंड के बीच में जो गैप है, ठीक है, जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, 3 eV से ज्यादा है, अधिक है। अब यहाँ पे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। आप चाहे इसमें एनर्जी कितनी डाल दें, ये क्या करेंगे, वो आसानी से आपके कंडक्शन बैंड में नहीं जा। तो यहाँ पे क्या है, बैंड गैप ज्यादा है, तो ये किसका है आपका, ये आपका जो है इंसुलेटर या कुचालक, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, इंसुलेटर या जिसे आप कुचालक कहते हैं। तो ये कुचालक का क्या है, बैंड, तो ये आपका कुचालक का है, ये सेमीकंडक्टर से अर्धचालक का है, और ये किसका है, चालक। तो यहाँ पे आपका पहला होगा इंसुलेटर, दूसरा होगा सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा होगा आपका सेमीकंडक्टर और तीसरा होगा आपका कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर यही होगा, क्या होगा, लिखेंगे आप इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और आपका कंडक्टर्स। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, यहाँ पे ही आपका आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया है, बट आपका आंसर यही हो, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी n इक्वल्स टू 1, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 वाली स्टेट में होता है, तो इस केस में जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे हाइड्रोजन एटम का पूछा है, ठीक है, n बराबर, ठीक है, बोर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, MBr NH अपॉन, ठीक है, 2 पाई होता है। तो यहाँ पे जो आपका कोणीय संवेग आएगा वो 1 इंटू H अपॉन 2 पाई आएगा, यानी H अपॉन 2 पाई। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, H अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। और ये किससे आया है, बोर की थ्योरी से, ठीक है। यहाँ पे आपसे ग्राउंड स्टेट कहा गया है, ग्राउंड यानी n इक्वल्स टू 1, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। यानी आपको म्यू जी दिया गया है, कितना है, 3/2, और म्यू डब्ल्यू दिया है, कितना है आपका, 4/3। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कांच और जल,
कांच और जल में, जब हम कांच और जल की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू या 3/2 अपॉन 4/3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 3/4, ठीक है, तो ये जाएगा 9/8। तो यहाँ पे 9/8 यानी बी जो होगा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, बी यानी 9/8। ये आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट। तो बच्चों आज हमने जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2024 का, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने नोट भी किया होगा। आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।